अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस टॉपिक मुस्तफ़ा कमाल का 7th लेक्चर जो है वो 7th टॉपिक कवर करेंगे, जो है डिफ़ीट ऑफ अलाइज़ एट द हैंड ऑफ मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल ने ज़बरदस्त तरीके से हिकमत अमली बनाकर इत्तेहादी फ़ौजों को निकाल बाहर किया अपने मुल्क से। हुआ ये कि इत्तेहादी फ़ौजों में फ़्रांस, आर्मीनिया और बरतानिया शामिल थे। 1911 से इन्होंने तुर्की पर हमले शुरू कर दिए। 1914 में इन्हीं इत्तेहादी फ़ौजों ने जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग अज़ीम अव्वल वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज़ किया। तुर्की ने, ज़ाहिर है कि तुर्की के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, ये पहले से ही ये इत्तेहादी फ़ौजें तुर्की पर हमले कर रही थी, तो वर्ल्ड वॉर 1 में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। जर्मनी को 1918 में शिकस्त हो गई वर्ल्ड वॉर 1 में, जिसकी वजह से तुर्की को भी शिकस्त मानना पड़ी। तुर्की के में उस वक्त बादशाह महमद IV की हुकूमत थी। उन्होंने इन ताकतवर इत्तेहादियों के सामने बग़ैर कोई फ़ैसला कुन जंग लड़े और बग़ैर शिकस्त हुए इनके सामने सरेंडर करने का फ़ैसला किया। उन्होंने इत्तेहादी फ़ौजियों को इनवाइट किया कि वो तुर्की पर आकर उनके साथ मिलकर हुकूमत करने के लिए तैयार हैं, कि तुर्की पर आकर उनके साथ हुकूमत करें। वो इन इत्तेहादी फ़ौजों के साथ मिलकर हुकूमत करने के लिए तैयार हैं। इत्तेहादी फ़ौजों ने तुर्की का कंट्रोल 1918 में संभाल लिया। बादशाह महमद ने ये ऐलान कर दिया कि आज से तुर्की की अपनी शाही फ़ौज ख़त्म की जाती है और तुर्की की अपनी शाही फ़ौज ख़त्म की जाती है और आज से जो है इत्तेहादी फ़ौज ही तुर्की की फ़ौज कंसिडर की जाएगी। अगर किसी गैर मुल्की हमलावर ने कब हमला किया तो ये श्योर था कि इत्तेहादी फ़ौज उसका मुकाबला करेगी। लेकिन तुर्की को मैं आपको अभी नक्शा भी दिखाती हूँ तुर्की का। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो 2 कॉन्टिनेंट्स में है। इसका कुछ हिस्सा यूरोप में है और कुछ हिस्सा जो है एशिया में है। जो हिस्सा यूरोप में है वहाँ पर इस्तांबुल है, जो कि कैपिटल ऑफ तुर्की था, जिस पर बादशाह महमद और ओल्ड लिबरल्स नाम की पार्टी की हुकूमत थी। वहाँ पर ही आ गए इत्तेहादी फ़ौज और वहाँ से उन्होंने पूरी तुर्की का कंट्रोल संभाल लिया। लेकिन जो तुर्की का मशरक़ी इलाका है वो बर-ए-आज़म एशिया में है और वो इस्तांबुल से काफ़ी दूर है। और इसको एनाटोलिया के इस इलाके को एनाटोलिया का इलाका भी कहा जाता है। यहाँ पर जितनी भी तुर्की की फ़ौज मौजूद थी उसने ख़त्म होने से और घर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी फ़ौजों ने, गैर मुल्की फ़ौजों ने उनके मुल्क पर कब्ज़ा कर रखा है, चुनाचा वो इसके ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगे। जहाँ कहीं भी जो भी दस्ता तुर्की की फ़ौज का एशियाई इलाकों में मौजूद था वो उसने तुर्की के ख़िलाफ़, तुर्की के लिए लड़ाई का आगाज़ कर दिया गैर मुल्की फ़ौजों के ख़िलाफ़। इस पर ना सिर्फ इत्तेहादियों को, बल्कि ये लोग क्या करते थे कि इत्तेहादी फ़ौजियों पर छुप के हमले करते थे और इनको आगे बढ़ने से रोकते थे, इनको अपनी जो फ़ैसले हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन से रोकते थे। जो भी कोई ऑफ़िसर ये डिप्यूट करते थे या जहाँ कहीं भी अपनी फ़ौज भेजते थे इत्तेहादी, तुर्की की फ़ौज उन पर हमले करती थी और इन हमलों से बहुत ज़्यादा परेशान हुए ना सिर्फ इत्तेहादी बल्कि बादशाह महमद भी। बादशाह महमद ने इन हमलों को ख़त्म करने के लिए, तुर्की की अपनी फ़ौज की बगावत को ख़त्म करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल को तमाम मशरक़ी सूबों का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा और उनका ये काम था कि तमाम तुर्की की फ़ौज जो अलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस कर रही है उसको कुचल दिया जाए, ताकत से उसे कुचल दिया जाए। मुस्तफ़ा कमाल 15 मई 1919 को गवर्नर जनरल बनकर एशियाई इलाके, तुर्की के एशियाई इलाकों यानी अनातोलिया और उसके मुख्तलिफ जो सूबे हैं एशियाई, जिसमें आयदीन था, दियाबकर था, ये अनातोलिया का सूबा था, ये सारे सूबों के गवर्नर जनरल बन के ये एशियाई तुर्की में आ गए। यहाँ पर इन्होंने बजाय अपनी फ़ौज को कुचलने के, अपनी फ़ौज को इकट्ठा करके एक नेशनल आर्मी की बुनियाद रखी और उन्होंने जो पार्लियामेंट इस्तांबुल में मौजूद थी उसको बुलाया कि वो अंकारा के शहर, अनातोलिया का एक बहुत मशहूर शहर था अंकारा, वहाँ पर आकर पार्लियामेंट की बुनियाद रखें जो कि आज़ाद तुर्की की नुमाइंदगी करे, क्योंकि सुल्तान और पार्लियामेंट दोनों ही इस वक्त इस्तांबुल में गैर मुल्कियों के कब्ज़े में थे। चुनाचा उसने अपनी पार्लियामेंट को बुलाया कि वो अंकारा में आकर तुर्की की आज़ादी
के लिए काम करे और तुर्की की आज़ाद पार्लियामेंट के तौर पर काम करे और उनको अलाइड फोर्सेस के अंडर काम ना करना पड़े। पार्लियामेंट मुस्तफ़ा कमाल के पास आ गई अनकरा में, इसने अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल ने फ़ौज की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी। मुस्तफ़ा कमाल, लेकिन पातशाह ने जब ये देखा कि उनके तमाम सूबे, मशरक़ी सूबे जो हैं, एशियाई सूबे, वो सारे के सारे उनके हाथों से निकल गए हैं, तो उन्होंने चाल चली। उन्होंने कहा कि अगर वो पार्लियामेंटेरियंस जो मुस्तफ़ा कमाल के साथ मिले हैं अगर इस्तांबुल आ जाएंगे तो जिस तरह वो जो काम वो अनकरा में कर रहे हैं वो इस्तांबुल में भी उनको करने की इजाज़त है। वो तुर्की की आज़ादी के लिए काम कर सकते हैं, तुर्की में भी, इस्तांबुल में भी आके। और बादशाह अगर वो इस्तांबुल में आके अपनी सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो बादशाह महमद के भी उनको मुखालफत मोल नहीं लेनी पड़ेगी। और ये जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो बादशाह महमद की इस चाल में आ गए और वो तो इस्तांबुल वापस चले गए और वहाँ पर उन्होंने जो है वो तुर्की की आज़ादी की जद्दोजहद की एक फ़जूल सी कोशिश, नाकाम सी कोशिश शुरू कर दी। मुस्तफ़ा कमाल इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे। वो चाहते थे कि पार्लियामेंट अनकरा में ही बैठे, यहाँ पर उनकी फ़ौज मौजूद है, तुर्की की फ़ौज मौजूद है, जहाँ पर वो आज़ादी से अपने मुल्क के लिए कानून साजी कर सकती थी। लेकिन तो कुछ देर के लिए जब पार्लियामेंट का इजलास वहाँ पर होना शुरू हो गया इस्तांबुल में, तो कुछ देर के लिए मुस्तफ़ा कमाल अकेले रह गए। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने पार्लियामेंटेरियंस के जाने का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया, क्योंकि पहले उनकी आधी तवज्जो पार्लियामेंट की तरफ थी, आधी फ़ौज की तरफ थी। लेकिन अब उन्होंने अपनी सारी तवज्जो अपने फ़ौज की तरफ मरकूज़ की, तुर्की की फ़ौज को मजबूत किया, गांव-गांव गए और वहाँ जाके लोगों को ये रियलाइज़ कराया कि एक तरफ एशियाई तुर्की पर यूनानी फ़ौजें हमला आवर हैं, जबकि यूरोपियन जो तुर्की है उस पर इत्तेहादी फ़ौजें हमला आवर हैं। चुनाचा आप लोग अपने मुल्क के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए जहाद करने के लिए तैयार हो जाएं और मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज को, जो कि तुर्की की अपनी फ़ौज है, उसको ज्वाइन करें। लोग जोक तुर्की की फ़ौज में शामिल होने लगे और मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत तेज़ी से अलाइड फोर्सेस को शिकस्त देना शुरू की। स्टूडेंट्स एक बात ये भी जहन में रखें कि जो ये वाहिद तुर्की एक ऐसा मुल्क था जिस पे बरतानिया और इत्तेहादी फ़ौजियों ने हमला किया। पूरी दुनिया में ही यूरोपीय फ़ौज हमला कर रही थी, अफ्रीका को फ़तह कर चुकी थी, इंडिया को फ़तह कर चुकी थी, लेकिन तुर्की वो वाहिद मुल्क था जिसने मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में इन इत्तेहादी फ़ौजों को ना सिर्फ कब्ज़े से रोका बल्कि इनको अपने मुल्क से निकाल बाहर किया और अपने मुल्क की इंडिपेंडेंट जो स्टेटस है उसको बरकरार रखा। अब हम इस लेक्चर को पढ़ना शुरू करते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। जी, तो आज हम जो है पैराग्राफ नंबर 8, 9 और 10 पढ़ेंगे। ये मुस्तफ़ा कमाल की ऐसी रेजिस्टेंस से मुतालिक है जिसमें मुस्तफ़ा कमाल ने इत्तेहादी फ़ौजों को और यूनानी फ़ौजों को अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया। लेकिन फ़िलहाल जो पैराग्राफ नंबर 8, 9, 10 है, ये इत्तेहादी फ़ौजियों के ख़िलाफ़ जो मुस्तफ़ा कमाल की स्ट्रगल है और जो इत्तेहादी फ़ौजों की डिफ़ीट है उससे रिलेटेड है। देखते हैं। वाइल द डेलीगेट्स, उस वक्त जब अब तक मुस्तफ़ा कमाल को नुमाइंदगान छोड़ के जा चुके हैं पार्लियामेंट के। वाइल द डेलीगेट्स, उस वक्त जब नुमाइंदगान, पार्लियामेंट के नुमाइंदगान वर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन द बॉस्फोरस में अपना टाइम ज़ाया कर रहे थे। बॉस्फोरस जो है, इसका मतलब ये बॉस्फोरस से मुराद यहाँ पर इस्तांबुल ही है, क्योंकि इस्तांबुल के सामने से एक स्ट्रेट गुजरती है। स्ट्रेट का मतलब आबनाई। आबनाई क्या होता है कि समंदर की एक शाख होती है। समंदर का जब थोड़ा सा पानी या पानी का थोड़ा सा हिस्सा निकल कर किसी दूसरी तरफ चला जाए उसको स्ट्रेट कहते हैं। असल में ये जो स्ट्रेट होती है ये दो समंदरों को मिलाती है। तुर्की में जो एक तरफ ब्लैक सी है और दूसरी तरफ मामरा सी है। इंग्लिश में उसको मामरा कहते हैं, लेकिन टर्किश लैंग्वेज में उसको मरमरा सी कहते हैं। मरमरा सी और ब्लैक सी को एक समंदर की एक ब्रांच, एक छोटी सी शाख मिलाती है जिसको स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट मिलाती है और उस स्ट्रेट का नाम है बॉस्फोरस। तो वो कहते हैं कि जब मुस्तफ़ा कमाल के वो पार्लियामेंटेरियंस जो अनकरा में मुस्तफ़ा कमाल को छोड़कर इस्तांबुल में महमद IV के पास चले गए थे और बॉस्फोरस में तुर्की को अलाइड फोर्सेस से आज़ाद करने की नाकाम सी कोशिश कर रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल वाज मेकिंग एक्सेप्शनली के दो मतलब होते हैं। अनयूजुअली आमतौर पर इसका मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर अनयूजुअली के मीनिंग में नहीं आएगा, बल्कि एक्सेप्शनली का मीनिंग यहाँ पर होगा एक्सीडिंगली, बहुत ज़्यादा।
मुस्तफ़ा कमाल बहुत ज़्यादा, बहुत खूब, बहुत गैर मामूली इस्तेमाल कर रहे थे गुड यूज़ ऑफ द फ्रीडम, उस आज़ादी का, विच द एब्सेंस ऑफ टॉकर्स। टॉकर्स से मुराद यहाँ पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कि पार्लियामेंटेरियंस की गैर मौजूदगी में हैड गिवन हिम, उनको मिला था। मुस्तफ़ा कमाल ने पार्लियामेंटेरियंस के उनको छोड़ के जाने के मौके को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, जब पार्लियामेंटेरियंस बॉस्फोरस में इस्तांबुल के सामने से गुजरने वाली आबनाए में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे तुर्की को आज़ाद करने का। उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल ने इन पार्लियामेंटेरियंस, जो कि सिर्फ जिनका काम सिर्फ शायद बातें करना ही था, तुर्की की तहरीक को उनका ख़ास कोई फ़ायदा नहीं था, उनकी गैर मौजूदगी में मुस्तफ़ा कमाल ने वक्त का बहुत ज़बरदस्त और गैर मामूली इस्तेमाल किया, एक्सीडिंगली गैर मामूली इस्तेमाल किया, और अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि कुछ चंद हफ्ते तक अलाइड एजेंट्स वर केप्ट बिजी रिपोर्टिंग। अब अलाइड फोर्सेस को मुसलसल ये ख़बर मिल रही थी अलाइड एजेंट्स की तरफ से कि लार्ज आर्म्ड फॉर्मेशन के बहुत बड़ी आर्मी तश्कील पा रही है, और उसकी फॉर्मेशन मौजूद है। कहाँ पे? फॉर्मेशन का मतलब तश्कील पाना, शेपिंग, बहुत बड़ी आर्मी शेप अप हो रही है। सीन देखी गई है इन द इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अंदरूनी इलाकों में, इंटीरियर मीन इनसाइड, इंटरनल अंदरूनी, इंटीरियर मीन्स इनसाइड, इंटरनल अंदरूनी। रेगुलर ट्रूप्स, बाकायदा फ़ौज के दस्ते हैं, ट्रूप्स का मतलब दस्ते, ये बहुत दफ़ा आ चुका है वर्ड। यूनिट्स, डिटैचमेंट्स, ट्रूप्स, इन सब का मतलब फ़ौज के दस्ते होता है। ऑफ ओल्ड इम्पीरियल आर्मी, इम्पीरियल मीन शाही, जो पुरानी सल्तनत उस्मानिया की आर्मी थी, उस आर्मी के बाकायदा दस्ते तश्कील पा रहे हैं से पर मबनी एक आर्मी तुर्की के अंदरूनी इलाकों में तश्कील पा रही है। मुसलसल अलाइड फोर्सेस के एजेंट्स उनको ये ख़बरें पहुंचा रहे थे। आर्मी, ठीक है। आर्म्ड पेजेंट्स, इस वर्ड को थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगी। यूजुअली इस वर्ड को पीजेंट पढ़ा जाता है, PEAP, जैसे पीनट्स पढ़ा जाता है वैसे पीजेंट्स पढ़ देते हैं लोग, लेकिन ये वर्ड पेजेंट्स है। पेजेंट्स का मतलब फार्मर्स, किसान, फार्मर्स, ठीक है। उसमें जो मुसल्लह किसान थे, वो किसान जो आपको मैंने बताया कि मुस्तफ़ा कमाल गांव-गांव गए और उन्होंने लोगों को तुर्की की आज़ादी के लिए इनवाइट किया, और जो आम किसान थे, जो आम लोग थे, जो गांव वाले थे, वो तुर्की की तहरीक में अपना असला उठाकर जो है वो शामिल होने के लिए निकल पड़े और मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज को ज्वाइन किया। आर्म्ड पेजेंट से मुराद वही आम लोग हैं कि असला बरदार किसान, विमेन और औरतें क्या कर रही थी? ट्रांसपोर्टिंग एम्यूनेशन, एम्यूनेशन से मुराद है बॉम्ब्स एंड शेल्स, गोला बारूद। एम्यूनेशन लेकर, एम्यूनेशन ट्रांसपोर्ट कर रही थी, पहुंचा रही थी, एंड वाज बिकमिंग रियली सीरियस, और सिचुएशन जो है वो बहुत ही सीरियस हो रही थी फॉर द अलाइड मीन इत्तेहादी फ़ौजों के लिए। आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन, जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा था तुर्की पर। ऑक्यूपेशन का मतलब कब्ज़ा कर लेना। ऑक्यूपेशन का वर्ड बार बार आपको आता है, ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। इसके दो मीनिंग्स होते हैं, एक मतलब होता है प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन यानी कि पेशा, जो कि यहाँ पर नहीं आएगा। दूसरा मीनिंग होता है कब्ज़ा कर लेना। ये देखें, कब्ज़ा करना, यहाँ पर प्रोफेशन का मीनिंग नहीं आएगा, बल्कि कब्ज़ा करने के मीनिंग में ऑक्यूपेशन इस्तेमाल हुआ है। ऑक्यूपेशन के दो मीनिंग्स होते हैं, रादर ऑक्यूपेशन के 3 मीनिंग्स होते हैं, बल्कि 4 मीनिंग्स होते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं 2 ही आपसे डिस्कस करूँगी। ऑक्यूपेशन का मतलब कब्ज़ा कर लेना, लेकिन आम तौर पर ऑक्यूपेशन पेशे के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। कब्ज़ा कर बार बार अलाइड फोर्सेस के जो एजेंट्स थे, जो खुफिया तौर पर उनको ख़बरें पहुंचाने के लिए उन्होंने रखे हुए थे, वो तुर्की, एशियाई तुर्की में से बार बार ये ख़बरें अलाइड फोर्सेस को पहुंचा रहे थे कि तुर्की की पुरानी रॉयल आर्मी पर मबनी एक फ़ौज तश्कील दी जा रही है यहाँ पर, और किसान अपना असला उठाकर इस फ़ौज में शामिल हो रहे हैं, और औरतें गोला बारूद इस फ़ौज को पहुँचाने का काम कर रही हैं। अलाइड फोर्सेस जो कि यहाँ पर कब्ज़ा करने वाली फ़ौजें हैं, अलाइड फोर्सेस जो ऑक्यूपेंट फोर्सेस हैं, उनके लिए सूरत हाल बहुत ही संजीदा और ख़तरनाक होती जा रही है। स्टेशन, आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन, स्टेशन वो आर्मी, अलाइड की वो आर्मी जिसने कब्ज़ा कर रखा है। स्टेशन का मतलब पोस्टेड है, मुतय्यन है। हेयर एंड देयर नियर द कोस्ट, साहिल के करीब। कोस्ट का मतलब होता है साहिल, सी शोर या बीच,
या शोर कह सकते हैं, सी शोर भी कह सकते हैं, बीच भी कह सकते हैं, साहिल। जो साहिल के करीब अलाइड फोर्सेस की काबिज़ आर्मी मौजूद है, उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है, जो कि ये फ़ौज बन रही है तुर्की के इंटीरियर में। इन हर डायरी, ठीक है, अपनी, अब वो एक इस चैप्टर में अपनी एक उस वक्त एक डॉक्टर जो कि मौजूद थी एनाटोलिया में, और वहाँ के हालात वो कलम बंद करती है अपनी डायरी में। वो हालात जो हैं, वो जो उसका डिस्क्रिप्शन है, वो उन हालात की जो कि तुर्की के इंटीरियर में चल रहे थे, उनको बहुत सही तौर पर डिस्क्राइब करता है इसने। इसलिए उसी अमेरिकन डॉक्टर के अल्फाज जो हैं इस ऐसे इसने इस्तेमाल किए हैं। ये है आपका पैराग्राफ नंबर 9 भी यहाँ से शुरू हो जाता है। दिस इज़ पैराग्राफ नंबर 9। इन हर डायरी, अपनी डायरी में अमेरिकन मेडिकल प्रैक्टिशनर से मुराद डॉक्टर है, अमेरिकन डॉक्टर क्रॉनिकल के दो मीनिंग्स होते हैं। इसका एक आम जो ज़्यादातर वर्ड यूज़ होता है वो तो हिस्ट्री के मीनिंग में यूज़ होता है, जो यहाँ पर नहीं यूज़ होगा, यानी हिस्ट्री यहाँ पर हिस्ट्री के मीनिंग में नहीं आएगा, बल्कि क्रॉनिकल का एक और मीनिंग होता है सरगुज़श्त बयान करना, अपने ऊपर जो गुजरी हुई उसको लिखना, यानी पुट इन रिकॉर्ड या रिकॉर्ड करना या पुट इन रिकॉर्ड में लिखना। इसका मीनिंग, क्रॉनिकल का मीनिंग यहाँ पर आएगा। ये वर्ड है क्रॉनिकल। एक अमेरिकन डॉक्टर ने अपनी डायरी में अपनी सरगुज़श्त लिखते हुए लिखा, द डेली डिटीरियो, किसके बारे में? द डेली, रोज़ाना की डिटीरियोरेशन का मतलब बिगाड़, वर्सनिंग, डिक्लाइन, जो कि रोज़ाना सिचुएशन में जो बिगाड़ हो रहा था इन पोजीशन, किन की पोजीशन में? अलाइड फोर्सेस की पोजीशन में जो रोज़ाना का बिगाड़ हो रहा था, उसके बारे में एक अमेरिकन डॉक्टर अपनी डायरी में लिखती है। द फायरिंग क्या लिखती है? हालात लिख रही है एनाटोलिया के, क्योंकि साहिल पर अलाइड फोर्सेस मौजूद हैं और उन अलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़ मुस्तफ़ा कमाल की सरकर्दगी में एनाटोलिया के सूबे में और दियाबकर में मौजूद थी वो फ़ौजें, उनको मिलाकर नेशनल आर्मी बनाई जा रही है। द फायरिंग गेट्स, और ना सिर्फ अब बनाई जा रही है, बल्कि जितनी फ़ौजें उनकी वहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज की लड़ाई बाकायदा शुरू हो गई है। क्या लिखती है वो? द फायरिंग गेट्स वर्स, फायरिंग बहुत बुरी होती जा रही है। स्टडीली का मतलब बतदरीज, कॉन्स्टेंटली, बाय एंड बाय, आहिस्ता आहिस्ता स्टडीली जो है वो फायरिंग बहुत ज़्यादा शदीद होती जा रही है इन दोनों फ़ौजों के दरमियान। जनरल का मतलब, जनरल के 3 मतलब होते हैं और वो तीनों ही बड़े कॉमन हैं, बल्कि जो यहाँ मतलब इस्तेमाल होगा वो इतना कॉमन नहीं है। जनरल का एक मतलब होता है आर्मी का जनरल, जो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा जनरल का मतलब होता है कॉमन, आम, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। इसका जो तीसरा एक मीनिंग होता है वो होता है वाइड स्प्रेड, बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर। यहाँ पर वही वर्ड इस्तेमाल होगा। जनरल का मतलब वाइड स्प्रेड, वसी पैमाने पर। ए जनरल मासकर, ये देखिए, ये वर्ड देख लें, मासकर का मतलब कत्लेआम, ब्लडशेड। एक जनरल मासकर ऑफ आर्मीनियंस का एक इज़ एक्सपेक्टेड, मुतवक्को है, और इस बात की तवक्को है कि आर्मीनिया के लोगों का कत्लेआम किया जाएगा यहाँ पे। अब आपको पता है कि अलाइड फोर्सेस, आर्मीनियन फोर्सेस और फ्रेंच फोर्सेस जो हैं उन्होंने तुर्की पर कब्ज़ा करने की साजिश की हुई है और तुर्की पर कब्ज़ा किया हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल अपनी रॉयल नेशनल आर्मी के साथ उनके ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं और ये आखिरी जंग है जिसमें या तो तुर्की आज़ाद हो जाएगा या हमेशा के लिए ग़ुलाम हो जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और उसका नाम और निशान दुनिया से मिटा दिया जाएगा। अब लेकिन वो अपनी डायरी में अमेरिकन डॉक्टर लिखती है कि आर्मीनियंस का कत्लेआम मुतवक्को है। अब आर्मीनिया के लोगों का ही कत्लेआम क्यों मुतवक्को है? फ्रेंच लोगों का कत्लेआम क्यों नहीं मुतवक्को? ब्रिटिशर्स का कत्लेआम क्यों नहीं मुतवक्को? अभी मैं जब मैप के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि आर्मीनियंस का कत्लेआम क्यों वो कह रही थी कि हो सकता है अगर वो हार गए, अलाइड फोर्सेस के हारने पर आर्मीनियंस का कत्लेआम हो सकता है। फ्रेंच और ब्रिटिश का जिक्र उसने क्यों नहीं किया? फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों का कत्लेआम क्यों नहीं हो सकता?
ठीक है। हालांकि आर्मी तो तीनों की है, फ्रांस की आर्मी भी है, बरतानिया की आर्मी भी है और आर्मीनिया की आर्मी भी है। ठीक है। ऑल नाइट लॉन्ग द स्काईज आर रेड लाइटेड, वो कहती है कि सारी रात आसमान सुर्ख रंग का ही रहता है, क्योंकि गोल तोपें चलती रहती हैं, दोनों तरफ से बमबारी होती रहती है, बम्बार्टमेंट होती रहती है, और इतनी बम्बार्टमेंट होती है, लड़ाई इतनी शदीद हो गई है अलाइड फोर्सेस और मुस्तफ़ा कमाल की फ़ोर्सेस के दरमियान कि सारी रात लड़ाई होती रहती है और आसमान सुर्ख ही रहता है। वेरी इन एवरी डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब साइड, हर तरफ, हर सिमत में, हर साइड पर आसमान सुर्ख रहता है। अलाइड फोर्सेस में और मुस्तफ़ा कमाल की फ़ोर्सेस में मुसलसल लड़ाई होती है। बाय द रेजिंग, किस चीज़ से सुर्ख रहता है आसमान? बाय द रेजिंग फायर्स। रेजिंग का मतलब होता है गज़बनाक, वॉयलेंट, पुरतशद्दुद, मार धाड़ से भरपूर। गज़बनाक का मतलब, रेजिंग का मतलब गुस्से से, गज़बनाक किस्म की फायरिंग होती रहती है, जिसकी वजह से आसमान हर वक्त सारी रात सुर्ख रहता है, हर तरफ सुर्ख रहता है। यानी हर तरफ जो है मुस्तफ़ा कमाल की फ़ोर्सेस ने हर तरफ जहाँ जहाँ अलाइड फोर्सेस मौजूद हैं वहाँ वहाँ लड़ाई शुरू कर रखी है। एंड द हेवन्स शेक, और इतनी खौफनाक फायरिंग होती है जिससे आसमान लर्ज़ जाता है। हेवन का मतलब हम जन्नत लेते हैं, लेकिन वो लोग आसमान के मीनिंग में भी हेवन को इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हेवन का मतलब स्काई है, आसमान, और आसमान इस फायरिंग से लरजता रहता है। द होल सिटी, अब असल में आसमान तो नहीं लरजता, लेकिन चूँकि अमेरिकन के और गैर मुल्की जितने भी वहाँ मौजूद हैं उनके लिए सिचुएशन बहुत ख़तरनाक होती जा रही है, इस वजह से उनके दिल लरजते रहते हैं खौफ से, क्योंकि तुर्की की फ़ोर्सेस मुसलसल आगे बढ़ रही हैं। द होल सिटी इज़ ओवरहंग, ओवरहंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। इसका मतलब है, ओवरहंग का मतलब मंडलाना, हम उर्दू में कहते हैं मंडलाना। ठीक है। इसके लिए इम्पेंड का वर्ड यूज़ करते हैं या लूम ओवर का वर्ड यूज़ करते हैं। ओवरहंग मीन मंडलाना, और मंडलाते रहते हैं। क्या सिटी के ऊपर, क्या शहर के ऊपर मंडलाते रहते हैं विद द क्लाउड्स ऑफ स्मोक, धुएँ के बादल, और सारे शहर के ऊपर धुएँ के बादल मंडलाते रहते हैं, सारे शहर के ऊपर धुएँ के बादल मंडलाते रहते हैं। इतनी सख्त गोलाबारी हो रही है दोनों साइड से कि आसमान जो है वो सुर्ख रहता है, पूरे का पूरा आसमान जितना भी नज़र आए, सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, हर तरफ लड़ाई हो रही है, बहुत ज़बरदस्त और गज़बनाक। द टर्क्स आर बोल्डर ऑल द टाइम, और जितना वक्त गुजरता जा रहा है तुर्की के लोग और बहादुर और बहादुर और बहादुर होते जा रहे हैं, यानी कि और बहादुरी से और बढ़ चढ़ कर हर तरफ गज़बनाक किस्म के हमले कर रहे हैं तुर्की के लोग। क्यों? श्योरली, यकीनन, दिस इज़ बिकॉज दे रियलाइज़ का एक मतलब होता है महसूस करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो मीनिंग नहीं होता। एक इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझ जाना, यहाँ पर इसका वही मीनिंग होगा, नोटिस करना या समझ जाना, अंडरस्टैंड करना, रियलाइज़। क्योंकि तुर्की के लोग ये रियलाइज़ कर चुके हैं, ये समझ चुके हैं, ये जान चुके हैं, ये परसीव कर चुके हैं, ये भांप चुके हैं दैट दिस इज़ द एंड ऑफ दैम, कि ये उनका एंड है। क्योंकि अलाइड फोर्सेस तुर्की को ख़त्म करने के लिए आई थी। उन्होंने कहा था इतना बड़ा तुर्की है, ये हम सारा आपस में बांट लेंगे, कुछ हिस्सों को आज़ाद कर देंगे, कुछ को फ्रांस ले लेगा, कुछ को जर्मनी ले ले, कुछ को फ्रांस ले लेगा, कुछ को बरतानिया ले लेगा, कुछ को आर्मीनिया को दे देंगे, और बाकी जितने हिस्से पे ग्रीक फोर्सेस काबिज हैं उसको ग्रीक्स को दे देंगे, और इस तरह से तुर्की का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म क्यों करना चाहते थे कि तुर्की मुसलमानों की लीडिंग कंट्री थी, उस वक्त वो मुसलमानों को लीड कर रही थी। ये सल्तनत उस्मानिया थी, और वो मुसलमानों की इस खिलाफत के निशान को ख़त्म करना चाहते थे दुनिया से। अब वो अमेरिकन डॉक्टर लिखती है कि तुर्की वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत बहादुरी से हमले करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद उनका अंजाम हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगे। एंड आर डेस्परेट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेस्परेट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग तो होता है एक्सट्रीम, कि जी मेरा बड़ा एक्सट्रीमली मेरा दिल करता है कि मैं जो हूँ ना वो अमेरिका में शिफ्ट हो जाऊँ, आई एम डेस्परेट टू शिफ्ट टू अमेरिका, ठीक है, यहाँ पर वो मीनिंग नहीं आएगा। दूसरा होता है वेरी बैड, बहुत बुरा, ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। और तीसरा मीनिंग होता है होपलेस, मायूस होना। ये मायूस होना जो है वो डेस्परेट का सबसे ज़्यादा मशहूर मीनिंग है जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है, वो भी यहाँ नहीं आएगा। डेस्परेट का एक और बड़ा मशहूर मीनिंग है जो यहाँ पर आएगा, जब किसी को पता हो कि उसके पास
उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, लड़ाई ही उसका वाहिद रास्ता है। तो जिस तरह से वो जंग लड़ता है या जिस तरह से वो लड़ाई करता है अपने अंजाम से बेनियाज होकर और हर किस्म के ख़तरे से बग़ैर डरे, जब उसे वो लड़ाई करता है बेपरवाह होकर, तो उसको कहते हैं डेस्परेट। ठीक है, जब आप अपने अंजाम, जब आपको पता हो कि आपके पास दूसरी कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इस लड़ाई में जीतने पे, अगर आप ये लड़ाई हार गए तो आप सब कुछ हार जाएंगे। तो जब आप वहाँ जिस तरह से आप लड़ते हैं जंग अंजाम से बेनियाज होकर बग़ैर किसी ख़तरे से डरे, उस हालत में लड़ने को भी डेस्परेट, उस हालत को भी डेस्परेट होना कहते हैं। और उस तरह की लड़ाई को डेस्परेट अटैक कहते हैं। तो तुर्की ने डेस्परेट अटैक्स शुरू कर दिए। वो कहती है कि ये डेस्परेट हैं, वो बेपरवाह हैं, किसी भी अंजाम से, किसी भी ख़तरे से, किसी भी खौफ से, किसी भी ताकत से अब वो बेपरवाह हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस जंग को जीतने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं है। अगर वो ये जंग हार गए तो दुनिया से वो निस्तो नाबूद हो जाएंगे, नापैद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप हैंड के साइन को फॉलो करें, ये देखिए ये हैंड का जो साइन है, ये हैंड का साइन, इसको फॉलो करें। ये देखिए इस साइड पे, तुर्की के इस साइड पे जहाँ पर इस वक्त हैंड है, ये ब्लैक सी है, और इस साइड पे ये वाला जो सी है ये मरमरा सी है। और इन दोनों समंदरों को ये एक समंदर की छोटी सी शाख मिलाती है जहाँ से ये हैंड गुज़र रहा है। ऐसी शाख, ऐसी जो दो समंदरों को मिलाए, समंदर की ऐसी शाख को आबनाए या इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। और इसी स्ट्रेट का नाम जो तुर्की में है, और ये यूरोपियन तुर्की है इधर, और इधर जो है ये एशियन तुर्की है। इन दोनों को मिलाने वाली इस शाख को जो देखें अब, ये इन दोनों समंदरों को भी मिला रही है ये शाख, जो बॉस्फोरस, इसको बॉस्फोरस कहते हैं, इसका नाम है बॉस्फोरस। और ये ब्लैक सी को, इधर से ब्लैक सी है और इधर से ये मरमरा सी है, इन दोनों को भी मिलाती है। और इधर जो है यूरोपियन टर्की है और इधर जो है एशियन टर्की है। तो एशियन टर्की और यूरोपियन टर्की को, यूरोपियन टर्की और एशियन टर्की को अलग भी करती है बॉस्फोरस की ये स्ट्रेट, और इधर से मरमरा सी और ब्लैक सी को भी मिलाती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो है, ये देखें एक लाइन आई थी स्टूडेंट्स, एक लाइन आई थी स्टूडेंट्स इसमें कि जो है आर्मीनियन का कत्लेआम जो है वो मुतवक्के है। अब ये देखें, ये तुर्की का एक मैप है उस वक्त का ऑटोमन एम्पायर का। ये देखिए ये रही, यहाँ पर ये इस्तांबुल है, और यहाँ से ये जो है ये साहिल समंदर है। इस साहिल समंदर की सारी निगरानी जो है अलाइड फोर्सेस कर रही हैं, और यहाँ पर उनकी फोर्सेस मौजूद हैं। ये जो है ये सारा का सारा यूरोपियन तुर्की है जो यूरोप के कॉन्टिनेंट में है, और ये सारा जो है एशियन तुर्की है, यानी कि मशरक़ी तुर्की है, जिस पे और ये सारा दियाबकर और ये भी, ये सारा का सारा वो हिस्सा है जिस पे मुस्तफ़ा कमाल की हुकूमत है और वो गवर्नर जनरल है। इसके बिल्कुल साथ ये देखें आर्मीनिया की फ़ौजें, यहाँ ये आर्मीनिया है, यहाँ पे आर्मीनिया का मुल्क मौजूद है। इसलिए चूँकि आर्मीनियंस जो सपोर्ट कर रहे हैं अलाइड फोर्सेस को तुर्कियों के ख़िलाफ़, इसलिए उस डॉक्टर ने ये ख़दशा ज़ाहिर किया कि आर्मीनिया का मुल्क चूँकि इसी के साथ मौजूद है, इस एरिया के साथ, इसलिए उनका आर्मीनिया, ये देखिए ये आर्मीनिया है, और ये आर्मीनिया का जो मुल्क है ये चूँकि इसी वाले हिस्से के साथ, इस हिस्से में जहाँ सारा मुस्तफ़ा कमाल का एरिया है और फ़ौज लड़ रही है, आर्मीनिया का मुल्क उनके साथ मौजूद है। और इसीलिए जो है वो अमेरिकन डॉक्टर्स ने लिखा कि आर्मीनियंस का कत्लेआम मुतवक्को है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो हम बाकी जो पैराग्राफ नंबर 10 है इसको भी हम देख लेते हैं। एवरी डे ब्रॉड फ्रेश मैन एंड न्यू इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब अपरेटस, इसका मतलब अपरेटस, इक्विपमेंट मीन्स अपरेटस, साजो सामान।
हर गुज़रने वाले दिन के साथ नए और ज़्यादा लोग मुस्तफ़ा कमाल की आर्मी को ज्वाइन कर रहे थे और ज़्यादा साजो सामान औरतें उन तक पहुंचा रही हैं। द अलाइज बिगेन टू विड्रॉ का मतलब खाली करके बाहर निकल जाना। जैसे अफ़गानिस्तान से अब अमरीकी फ़ौजों का इनखला हो रहा है, इसको इनखला होना कहते हैं। विड्रॉ करना, पीछे हटना। अलाइड फोर्सेस ड्रॉ आउट, निकलने लगी। इवैक्यूएट, खाली करने लगी या पीछे हटने लगी। जो वो एनाटोलिया का इलाका है और जो उनके बीच पे, जो उनके सी शोर पे साहिल के साथ साथ फ़ौजें हैं, अलाइड फोर्सेस जो जिन्होंने सी पोर्ट का इंतज़ाम संभाला हुआ है, इंटीरियर एनाटोलिया में जो फ़ौजें मौजूद थी अलाइड फोर्सेस की, वो सब लड़ाई के बाद बाहर निकलने लगी और मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज आगे बढ़ने लगी। देयर ट्रूप्स फ्रॉम द इंटीरियर का मतलब इंटरनल, अंदरूनी इलाके, और उनके ट्रूप्स जो हैं, ट्रूप्स का मतलब दस्ते, अलाइड फोर्सेस के दस्ते उनके अंदरूनी इलाकों से बाहर निकलने लगे। दे इवैक्यूएटेड मीन खाली करना, उन्होंने खाली कर दिया। एविक्ट, क्लियर, खाली कर दिया। दे एविक्ट द इम्पॉर्टेंट बगदाद रेलवे जंक्शन। अब ये गैर मुल्की फ़ौज थी और इसको जो जितनी भी असला की सप्लाई आ रही थी, फूड की सप्लाई आ रही थी, फ़ौज को जो फूड की और असले की सप्लाई आती है, जो उनकी ज़रूरियात है ज़िंदगी और की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनकी जो सप्लाई आती है उसको कुमक कहते हैं, रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो जितनी भी उनकी कुमक आ रही थी, खुराक आ रहा था, वो रेलवे जंक्शन के ज़रिए से आ रहा था, बगदाद रेलवे स्टेशन के ज़रिए से आ रहा था। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज उन्हें निकालते निकालते इतना पीछे तक ले गई और वो ख़ुद इतना आगे बढ़ गए, उन्होंने इतने सारे इलाके फ़तह कर लिए कि उन्हें बगदाद रेलवे जंक्शन यानी कि रेलवे स्टेशन जहाँ से उनका असला और उनकी खुराक और मेडिसिन वगैरह सारा कुछ आती थी, वो सब का सब जो है बगदाद रेलवे स्टेशन के ज़रिए से फ़ौजियों को पहुंचाया जा रहा था। एनाटोलिया में गैर मुल्की फ़ौजियों को, अलाइड को, वो भी उनको खाली करना पड़ गया। बगदाद रेलवे जंक्शन का मतलब होता है क्रॉसिंग, जहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं। यहाँ दो रेलवे स्टेशन मिलते हैं। बगदाद रेलवे स्टेशन जो दूसरे शहरों से लाइनें आती थी, वो इनके लिए, अलाइड फोर्सेस के लिए असला और खुराक वगैरह लाती थी, राशन लाती थी, लेकिन वो भी उनको खाली करना पड़ गया। ये बगदाद रेलवे जंक्शन कहाँ है? एस टी शीहिर ये नाम है। एस टी नहीं है, ये एस की है। एस की शीहिर ये नाम है एक शहर का जो कि कैपिटल सिटी है। उस प्रोविंस का नाम भी एस की शीहिर ही है। एस की शीहिर के प्रोविंस एस की शीहिर का प्रोविंस जो है, ये भी एनाटोलिया यानी मशरकी सूबों का ही एक सूबा था, जहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल ने जो है जितनी भी अलाइड फोर्सेस थी उनको निकाल बाहर किया और वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। एस की शीहिर जो कैपिटल था इस प्रोविंस का, उसको इन्होंने खाली कर दिया अलाइड फोर्सेस ने। वेयर मुस्तफ़ा कमाल इमीडिएटली, जहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल ने फ़ौरन, इमीडिएटली, एट वंस, फ़ौरन, इंस्टेंटली, क्विकली, फ़ौरन, द पैट्रियट्स, मुस्तफ़ा, जहाँ पर पैट्रियट्स से मुराद मुस्तफ़ा कमाल एंड हिज कंपेनियंस हैं। मुस्तफ़ा कमाल, उसकी फ़ौजें, उसके साथी, यहाँ पर पैट्रियट्स से मुराद हैं। और मुस्तफ़ा कमाल और उसके फ़ौजियों ने फ़ौरन उस बगदाद रेलवे स्टेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। द रेलवे ये इसको आप हमेशा डिपो पढ़ते आ रहे होंगे। डिपो, ये डिपो नहीं है वर्ड, ये है डेपो, ये वर्ड है डेपो, और इसका मतलब होता है गोदाम, या उर्दू में हम इसको डिपो कहते हैं, स्टोर या वेयर हाउसेस। जो रेलवे स्टेशन पे जितने भी स्टोर और गोदाम थे, उसको मुस्तफ़ा कमाल और उसकी फ़ौज ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। एमुनीशन फैक्ट्रीज़ में, यानी असला बनाने वाली फैक्ट्रीज़ में इन गोदामों को चेंज कर दिया। वहाँ पे गोला बारूद बनने लगा, बॉम्ब बनने लगे, और जो मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज है उन्होंने यहाँ पर अपनी असला फैक्ट्रियाँ कायम कर दी। द अलाइज रिप्लाइड, अब यहाँ तक जो है अलाइड फोर्सेस को पूरी तरह से शिकस्त हो चुकी है। वो सारा का सारा मशरकी एनाटोलिया, मशरकी सूबे जितने भी हैं, एशिया में तुर्की के जितने भी सूबे हैं, वो सब के सब खाली करके जाने पर मजबूर हो गए, उनकी फ़ौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई है। इस पर अलाइड फोर्सेस को बहुत गुस्सा आया। लेकिन साथ में आप ये मत भूलिएगा कि इस्तांबुल में अभी भी अलाइड फोर्सेस की हुकूमत है, जो उन्होंने बादशाह महमद के साथ मिलकर कायम की हुई है। तो उन्होंने इस शिकस्त का जवाब, मुस्तफ़ा कमाल से इस शिकस्त का जवाब कैसे दिया? Allied replied by putting Istanbul under a collective arrest
कि सारे इस्तांबुल को इकट्ठा अरेस्ट कर लिया उन्होंने, सारे इस्तांबुल को एक अरेस्ट की शक्ल में ले आए, उसको पूरे इस्तांबुल को एक जेल की शक्ल करार दे दिया, उसका घेराव कर लिया और उसको जो है वो पूरे के पूरे इस्तांबुल को इकट्ठा ही अरेस्ट कर लिया, उसको जेल करार दे दिया, उसको अरेस्ट कर लिया, कैप्चर कर लिया, अरेस्ट मीन कैप्चर, गिरफ्तार कर लिया। एंड डिज़ोल्विंग का मतलब आप ये जहन में रखें कि मुस्तफ़ा कमाल को छोड़कर नेशनल असम्बली दोबारा महमद की चाल के बाद महमद से जा मिली है और वहाँ पर इस्तांबुल में बादशाह के साथ साथ नेशनल असम्बली भी मौजूद है। और वहाँ पर इत्तेहादियों ने जब शिकस्त हो गई उनको और मुस्तफ़ा कमाल ने उन्हें मशरक़ी अनातोलिया छोड़ने, मशरक़ी सूबे छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो पीछे हटाते हटाते इनको बहुत पीछे तक ले गया, तो अलाइड फोर्सेस को अपनी मुसलसल पै दर पै शिकस्तों पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पूरे इस्तांबुल को अरेस्ट कर लिया और वहाँ पर जो नेशनल असम्बली बैठी हुई थी उसको डिज़ोल्व कर दिया। डिज़ोल्व का मतलब तहलील कर दिया, डिसमिस कर दिया, डिसबैंड कर दिया या ब्रेक डाउन कर दिया उस नेशनल असम्बली को जो कि इन अलाइड फोर्सेस के साथ मिली हुई थी और बादशाह के साथ मिली हुई थी, उसको भी तहलील कर दिया। द नेशनल लीडिंग पैट्रियट्स, और उसमें यहाँ पैट्रियट से मुराद पार्लियामेंटेरियंस हैं, नेशनल असम्बली के अरकान हैं। तो उनमें से जो बड़े बड़े नेशनल असम्बली के अरकान थे वो क्या किया, दे लीडिंग पैट्रियट्स इनटू एनाटोलिया वेयर दे मेड स्ट्रेट फॉर अंकारा। लीडिंग पैट्रियट्स जो हैं वो भाग कर अनातोलिया चले गए और मेड देयर वे स्ट्रेट टू अनातोलिया चले गए और वहाँ पर सीधे किससे मिले, अंकारा में चले गए, जहाँ पर पहले मुस्तफ़ा कमाल ने नेशनल असम्बली बुलाई थी और वहाँ से ये असम्बली उठ के दोबारा सुल्तान के पास चली गई थी। जब वहाँ सुल्तान ने इस असम्बली अलाइड ने इस असम्बली को डिज़ोल्व किया तो ये असम्बली के तमाम लीडिंग जो लोग थे, मुमताज़ लोग थे, वो सारे के सारे वापस अंकारा आ गए टू जॉइन मुस्तफ़ा कमाल और उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल के साथ मिल गए। देयर ऑन द 23rd of April 1920 द रेवोल्यूशनरी नेशनल असम्बली मेट मुस्तफ़ा कमाल एज प्रेसिडेंट और 23 अप्रैल 1920 को ये नेशनल असम्बली दोबारा मुस्तफ़ा कमाल से मिली और उसको अपना प्रेसिडेंट तसव्वुर कर लिया, उसको अपना प्रेसिडेंट मान लिया। तो स्टूडेंट्स अब तक ये हुआ है कि महमद ने जितने भी अलाइड फोर्सेस ने कब्ज़ा कर लिया है इस्तांबुल पर, इस्तांबुल में जो असम्बली मौजूद थी और महमद के साथ मिलकर वो हुकूमत कर रही थी, मुस्तफ़ा कमाल ने उस असम्बली को अंकारा में आने की दावत दी ताकि वो अलाइड फोर्सेस के तहत नहीं बल्कि अपनी नेशनल आर्मी के तहत काम कर सकें और एक आज़ाद तुर्की की नुमाइंदगी कर सकें। नुमाइंदे मुस्तफ़ा कमाल से आकर मिले, अंकारा में नेशनल असम्बली बैठने ही लगी थी कि महमद ने एक चाल चली, उसने कहा कि अंकारा में जो नेशनल असम्बली बैठी है अगर उसके अरकान इस्तांबुल में अपनी सारी कार्रवाइयाँ शिफ्ट कर दें तो मैं भी उनका साथ दूँगा और उनकी बिल्कुल मुखालफत नहीं करूँगा, जैसी वो चाहते हैं वैसी हुकूमत बनाने की उनको इजाज़त है, वो इस्तांबुल में आके हुकूमत बनाएं। चुनांचे तमाम अरकान असम्बली मुस्तफ़ा कमाल को छोड़कर इस्तांबुल चले गए और अलाइज़ के फ़ौज के तहत उन्होंने तुर्की की आज़ादी के एक बेमकसद किस्म के टास्क को शुरू किया। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने नेशनल आर्मी अपनी और बहुत मजबूत बनाई, गांव-गांव जाके लोगों को दावत दी कि वो आके आर्मी ज्वाइन करें और बहुत सारे लोग जो हैं वो आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आए। मुस्तफ़ा कमाल ने मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया अलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़। उन्होंने सारे इलाके, जितने भी मशरक़ी अनातोलिया के सारे इलाके थे, ईस्टर्न सूबों में से जितनी भी फ़ौज थी उनके ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी, अलाइड फोर्सेस की जितनी फ़ौज थी उनके ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी और उनको मशरक़ी सूबों से यानी अनातोलिया से बाहर निकाल दिया। अब अलाइज़ इस शिकस्त के बाद इतना सटपटाए कि उन्होंने पूरे इस्तांबुल को एक कलेक्टिव अरेस्ट में ले लिया और जो नेशनल असम्बली वहाँ मौजूद थी उसको डिज़ोल्व कर दिया। नेशनल असम्बली के अरकान अपनी जान बचाकर वापस अंकारा भागे और सब के सब अंकारा में मुस्तफ़ा कमाल से मिले और मुस्तफ़ा कमाल को अपना प्रेसिडेंट तस्लीम किया और वहाँ पर नेशनल असम्बली की दोबारा से बुनियाद रखी। काश हमारे पास इंडिया में भी कोई ऐसा मुस्तफ़ा कमाल होता जो अंग्रेज़ों की हुकूमत को कायम होने से पहले ही ख़त्म करता और शायद काश टीपू सुल्तान की भी स्ट्रगल जो थी वो मुस्तफ़ा कमाल की तरह ही कामयाब होती, लेकिन जो होना था वो हो गया। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके उसमें आपकी एक्सरसाइज में है। वो क्वेश्चन है व्हाई डिड महमद्स प्लान फेल। ये ना इसको और क्लोज़ कर दें, महमद का प्लान क्यों फेल हुआ।
महमद ने प्लान बनाया था असम्बली को दोबारा से इस्तांबुल में बुलाने का, वो क्यों फ़ेल हुआ? हाउ डिड मुस्तफ़ा कमाल फ़ेल महमद प्लान, या महमद का क्या प्लान को मुस्तफ़ा कमाल ने कैसे फ़ेल किया? मुस्तफ़ा कमाल कॉल नेशनल असम्बली ऑन अंकारा। मुस्तफ़ा कमाल ने कॉल ऑन, ये है कॉल ऑन का मतलब बुलाना, ये ऑन जो है ये इसी वाला ऑन है, इसका मतलब है बुलाना। मुस्तफ़ा कमाल ने नेशनल असम्बली को अंकारा में बुलाया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज नेशनल आर्मी, ताकि ये जो असम्बली है अपनी तुर्की की आर्मी के अंडर काम कर सके, उसकी हिफाजत में काम कर सके। महमद प्लेड अ पॉलिटिकल ट्रिक, महमद ने एक सियासी चाल चली एंड कॉल दिस असम्बली ऑन इस्तांबुल, इस्तांबुल में इस असम्बली को बुला लिया। वैन मुस्तफ़ा कमाल आर्मी डिफीटेड अलाइड फोर्सेस, जब मुस्तफ़ा कमाल की आर्मी ने अलाइड फोर्सेस को शिकस्त दे दी, अलाइड कॉमा अलाइज इत्तेहादियों ने, अलाइज ने डिज़ोल्व कर दी नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया। सो द मेंबर्स ऑफ दिस नेशनल असम्बली रीजॉइन मुस्तफ़ा कमाल एट अंकारा, चुनाचा इस नेशनल असम्बली के तमाम मेंबर्स ने मुस्तफ़ा कमाल को दोबारा से प्रेसिडेंट के तौर पर अंकारा में ज्वाइन कर लिया। जो स्टूडेंट्स बहुत शॉर्ट आंसर करते हैं वो क्या करेंगे, वो ये लिखेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल, वो आंसर इतना देंगे कि मुस्तफ़ा कमाल्स आर्मी डिफीटेड अलाइड फोर्सेस, मुस्तफ़ा कमाल की आर्मी ने अलाइड फोर्सेस को शिकस्त दे दी। सो कॉमे की जगह लगाएंगे सो अलाइज डिज़ोल्व दिस नेशनल असम्बली, डिज़ोल्व द नेशनल असम्बली, चुनाचा अलाइज ने नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया। सो की जगह एंड लगाएं। मुस्तफ़ा कमाल फोर्सेस डिफीटेड अलाइड फोर्सेस, मुस्तफ़ा कमाल की आर्मी ने अलाइड फोर्सेस को शिकस्त दे दी एंड अलाइज डिज़ोल्व द नेशनल असम्बली, और अलाइज ने नेशनल असम्बली को जो अंकारा में इस्तांबुल में थी डिज़ोल्व कर दिया। सो द मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली रीजॉइन मुस्तफ़ा कमाल एट अंकारा, चुनाचा नेशनल असम्बली के मेंबर्स ने मुस्तफ़ा कमाल को अंकारा में दोबारा से ज्वाइन कर लिया। ये थी मुस्तफ़ा कमाल की वो स्ट्रगल जिसमें मुस्तफ़ा कमाल ने इत्तेहादी फ़ौजियों को निकाल के अपने मुल्क से बाहर कर दिया। तुर्की वो वाहिद मुल्क था जिस पे गैर मुल्की कब्ज़ा जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी कोई गैर मुल्की फ़ौज कब्ज़ा नहीं कर सकी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।